अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। अपोजिशन की एपीसी की तैयारियां अरूज पर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज रब्ता किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। उनको भी दावत दी कि वो एपीसी में शिरकत करें, लेकिन वर्चुअली कंप्यूटर के जरिए आकर अपना पैगाम दें। अब देखना है कि मियां नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर सियासत में मुतहरक होते हैं या नहीं। इसके साथ साथ मुल्क में कोरोना एक दफ़ा फिर सर उठाना शुरू हो गया है। केसेस जो कि बहुत कम हो रहे थे, एक दफ़ा फिर उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। ये कोइंसाइड कर रहा है तालीमी इदारे खुलने के बाद जो सूरत हाल थी, उसमें हमने देखा कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। क्या यही वजह है? इसके साथ यूरोप में भी केसेस बढ़ रहे हैं, यूरोप में भी सेकंड वेव आ गई है। पाकिस्तान में हालात अब भी बहुत बेहतर है, लेकिन एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। सईद गनी साहब जो वज़ीर तालीम हैं सिंध के, उन्होंने आज फैसला किया कि 6ठी, 7वीं और 8वीं इनकी जो क्लासेस होनी थी वो उन्होंने मौखर कर दिए हैं कि वो अब नहीं खुलेंगी। NCOC की सतह पर अभी इस पर बातचीत होनी है। वज़ीर तालीम जो वफाकी हैं, उन्होंने एतराज़ भी किया कि इनको चाहिए था कि थोड़ा सा रुक जाएं, इस पर भी बात होगी। और एक सेनेट में भी आज लड़ाई हुई बाहमी। एक तो जो हुकूमती सेनेटर हैं, इत्तेहादी हैं, सेनेटर मियां अतीक, उनकी बातचीत हुई और गालम कलोच का भी तबादला हुआ। फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात हुई, बदमज़गी हुई। वो थी मुशाहिदुल्लाह जो PMLN के सेनेटर हैं और अतीक शेख की। इनके बारे में भी आज के इनसाइट में गुफ्तगू होगी। इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमें प्रोग्राम इनसाइट में ज्वाइन करेंगे सईद गनी साहब जो कि वफाकी सूबाई वज़ीर हैं तालीम के सिंध के, और इसके साथ साथ सेनेटर अतीक शेख, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू होगा सईद गनी साहब से। सईद गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सईद भाई, इससे पहले कि मैं बात करूं कोरोना की और जो आपने फ़ैसले किए एज ए वज़ीर तालीम सूबाई हुकूमत के, जो बिलावल भुट्टो ने रब्ता किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, क्या APC में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है? जिस वक्त जो ये APC होने जा रही है, उस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ख़राब हैं। माशी तौर पे हों, ख़ारजा पॉलिसी के तौर पे हों, आपकी पार्लियामेंट का जो आइनी किरदार है, अगर उसको आप बात करें तो हर जगह हुकूमत का फेलियर और नाकामी नज़र आती है। महंगाई हो, उसमें फेलियर है। सूबा सिंध में बारिशों से मुतासरीन की बहुत बड़ी तादाद सड़कों पे बैठी है, हुकूमत का कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग मुतासर हैं, उस तरफ कोई उनका इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। तो अगर हुकूमत इस तरह चल रही हो कि उसको कुछ पता ही नहीं हो कि मुल्क के लोगों के साथ हो क्या रहा है, तो उसमें अपोजिशन की पार्टियों का रोल जो है वो बहुत बढ़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि जिन हालात में ये APC हो रही है, इसमें उम्मीद तो यही है कि कोई बड़े मेजर डिसीजंस भी होंगे जिससे इस हुकूमत को काफ़ी परेशानी भी लाक होगी और मुमकिन है कि इस हुकूमत को जाना पड़े। अच्छा सईद गनी साहब, जिस तरह आपने बात की तो लग रहा था कि अपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं कि अपोजिशन में भी बेचैनी थी, आपस में इतफाक़ नहीं था। और कल जो कि एक जॉइंट सेशन में हुआ कि आप लोगों के बंदे ही पूरे नहीं हो सके, जो सिंजरानी मॉडल था वो एक दफ़ा फिर रिपीट हुआ। आप लोगों के वोट चोरी हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो ये अगर अभी राब्ता ना होता तो उसके अलावा तो ये था कि APC तो गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन यही था। तो क्या इसमें कोई है कि अपोजिशन ने तहिया किया है कि 5 साल अपोजिशन ही करनी है, तो गवर्नमेंट को बिल्कुल फ्री हैंड देना है? एक तो मैं अर्ज करूँ, आप ये कहते हैं ना पता नहीं चलता, वोट गायब हो जाते हैं। मेरा ख्याल है आपको भी पता चलता है और जो गायब होते हैं उनको भी पता चलता है, और जो हुकूमत की तरफ लोग हैं उनको भी पता चलता है कि उनको कैसे लाया जाता है कि नंबर्स उनके पूरे हो जाएं। तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, इट्स ओपन सीक्रेट कि किस तरह इस हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, और इस अंदाज में ये हुकूमत की तमाम कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अगर तो ये पीछे से सारे हट जाएं तो ये हुकूमत एक हफ्ता तक खड़े होने वाली नहीं है। इनके अपने लोग इनको गिरा देंगे, बाकी अपोजिशन की तो जरूरत कोई नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन का किरदार अपनी जगह अहम है, और बहरहाल ये जो एफर्ट्स करते रहे, इतनी सारी कोशिशों के बावजूद, इतना नैब का इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर अपोजिशन इतनी तगड़ी है कि वो सिर्फ 10 वोट जो शायद गिनती के अंदर भी गड़बड़ हुई उससे वो अपने कोई तहरीक कामयाब करवा लेते हैं, तो ये भी नाकामी है, हुकूमत की कामयाबी नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर इसमें आप लोगों को भी ओनस आता है ना कि जो आपके जो लोग आगे पीछे होते हैं, क्या कार्रवाई की? अगर आप लोग उस टाइम पे कार्रवाई कर लेते जब सेनेट का इलेक्शन था तो ये ना होता। अभी भी जो गायब है उनसे बास परोस तो करें कि भाई किधर गायब हो गए, कहाँ थे? तो अब ये नॉर्दर्न एरिया तो नहीं गए घूमने फिरने के लिए, पूछें तो सही, कार्रवाई करें, निकालें इनको। देखिए, एक तो जाहिर है कि पार्टीज जो लोग नहीं आए थे, यकीनन पीपल्स पार्टी अपने जो मेंबर्स हैं उनके मुतालिक भी यकीनन आगाह करेंगे लोगों को कि कौन कौन कहाँ थे। नाम तो पता है सबके, इसी तरह दीगर जमातें भी करेंगी। लेकिन ये कहना कि पार्टीज कुछ नहीं करती ये गलत है। जाहिर है कि एक मुनासिब तरीका और मुनासिब वक्त होता है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने पार्टी को डिच किया किसी ऐसे मौके पर, पार्टी उनको कभी भी, जाहिर है कि जो एक हैसियत, एक ताकत लोगों की होती है पार्टी में, वो रहती नहीं है।
और वक्त साबित करेगा कि इस पार्टी ने अपने लोगों के खिलाफ जरूर कुछ किया है। अच्छा, मैं मज़ीद भी सियासत पे गुफ्तगू करूँगा, लेकिन एक बड़ा अहम डिसीजन आपने लिया कोरोना के हवाले से। आप वज़ीर तालीम भी हैं सिंध के। अब NCOC की सतह पर डिसीजन होना अभी बाकी है। शफ़कत महमूद साहब ने थोड़ा सा खफगी का इजहार भी किया कि सईद गनी साहब ने जल्दी कर दी, कोई मशवरा कर लेते। फिर वो सोलो फ्लाइट, क्या वफाक और सिंध कभी एक पेज पे नहीं हो सकते? नहीं, मेरा ख्याल है कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की शायद वो होगी। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि मैं फेडरल गवर्नमेंट से, फेडरल मिनिस्टर से रब्ता करूंगा और उसे गुजारिश करूंगा कि वो इंटर प्रोविंशियल जो मिनिस्टर्स कमेटी है उसकी मीटिंग बुलाएं, और तमाम फैसले हमने माजी में भी उसी प्लेटफॉर्म से किए हैं और अच्छे माहौल में किए हैं। और फिर NCOC तो सिर्फ उन फैसलों की तौसीक कर देती है, बेसिकली फैसले वो करते हैं। अब अगर एक चीज़ जो मुझे भी पता चला है कि शायद कहा गया है कि 22 को NCOC की मीटिंग है, हमने तो जो ऐलान किया है वो ये है कि 21 को जो स्कूल्स खुलने, जो क्लासेस शुरू होनी थी वो अब 21 को नहीं होगी, वो 28 को होगी। ये कोई मेजर मैं नहीं समझता हूँ कि कोई फ़र्क है इस फैसले के अंदर। उसकी वजह भी ये है कि जो फैसला पूरे मुल्क में स्कूलों को खोलने का किया गया वो मरहलावार किया गया था, और मरहलावार भी इसलिए किया गया ताकि जो स्कूल, ज़ाहिर है कि बहुत मुख्तलिफ हालात में स्कूल खुल रहे हैं ना, ये तो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इन हालात में स्कूल खुलेंगे और हमें जाना पड़ेगा। तो SOPs पर अमल दरामद क्या मुमकिन है कि नहीं है, किस कदर मुमकिन है, ये हम देखें। इसलिए शुरू में बहुत कम नंबर जो स्टूडेंट्स का है उनको अलाउ किया गया, उन क्लासेस को अलाउ किया गया। अब अगले मरहले में मजीद कुछ क्लासेस चली जाएंगी तो तकरीबन स्कूल अपनी कैपेसिटी के आधे बच्चों को जो बुलाना शुरू करेंगे और मजीद एक हफ्ते बाद 100% पे आ जाएंगे। अब अगर किसी स्कूल में 20% बच्चों पर भी वो SOPs जो है वो नाफिज नहीं हो पा रही है, तो हम ये कैसे तवक्को करेंगे 50% पे वो कर लेंगे या 100% पे वो कर लेंगे। अच्छा सईद गनी साहब, इसलिए एक हफ्ते का टाइम हमने बीच में बढ़ा दिया, लेकिन जो आपका जो बयान था ना कि जी बच्चों की सेहत पे कोई समझौता नहीं होगा, तो ये भी है। और कोरोना एक दफ़ा फिर रिसर्जेंस हो रही है, तो क्या ये कोइंसिडेंस है, ये इत्तेफाक है कि स्कूल खुलने के बाद से केसेस बढ़ रहे हैं या स्कूल खुलने की वजह से ये ज़्यादा हो रहे हैं? आप लोगों की क्या स्टडी है, सिंध की क्या सूरत हाल है इस पर? देखिए, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि हमने पिछले कोई 4-5 दिनों में, 6 दिनों में कोई 14,500 टेस्ट किए हैं, 14,500 से ज़्यादा टेस्ट किए हैं जो तालीमी इदारों से किए, जो लोग हैं उसके, और 3,600 के ज़ायद जो है वो रिपोर्ट्स आई हैं, और मजीद रिपोर्ट्स आज आ जाएंगी किसी वक्त, और फिर मजीद कल आएंगी, परसों आएंगी, आती रहेंगी। अभी तक जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2.44% है तकरीबन। अब अगर इस रेट से भी हम अप्लाई कर दें ये 15,400 पे, तो ये लगभग कोई 4 जो है वो लोग बन जाएंगे, और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, अच्छा खासा नंबर है। और ये ध्यान में रखें कि ये जो लोग होंगे 350-400 जो भी हों, ये पूरे सूबे में मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इदारों में हैं, मुख्तलिफ इलाकों में हैं। अब जहाँ जहाँ से ये केसेस अब भी सामने आ रहे हैं, हम उनको बंद करते जा रहे हैं इदारों को। सिंध में कई कॉलेजेस बंद हो गए हैं, कई स्कूल हमने बंद कर दिए हैं। अगर ये सिलसिला चल रहा है तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम एहतियात को अपनाएं और एक हफ्ता मजीद ले लें वक्त, ताकि जो SOPs को इम्प्लीमेंटेशन का सिलसिला है, जो खामियां हैं, कोताहियां, उसको दूर कर लें। और अल्लाह करे जो मेरे खदशात हैं, सिंध हुकूमत के खदशात हैं, वो गलत हों, जो शफ़कत महमूद साहब कह रहे हैं वो सारे ठीक हो, तो हम उसी तरह कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ेंगे और 28 को तमाम स्कूल खोल देंगे। अच्छा सईद गनी साहब, क्योंकि अब लाइफ ने भी रुकना तो नहीं है ना, बाकी चीज़ें हो गई हैं, अब शादी हॉल्स भी खोल दिए हैं, बाकी भी हैं, तालीम भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और आपकी ज़िम्मेदारी भी है सारा। लेकिन ये SOPs को इंश्योर करना, अब ये गली मोहल्लों में भी स्कूल हैं, सब चीज़ें हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? और दूसरा एक और थियरी भी थी कि जो क्लोज स्पेसेस हैं यहाँ पर ज़्यादा खदशा होता है, तो कोई ऐसा कोई प्लान है कि टेंट्स लगाकर, शामियाने लगाकर ओपन एयर स्कूल्स हम शुरू कर दें? कोई इनोवेटिव सोल्यूशन आप लोग सोच रहे हैं सारी सूरत हाल में? नहीं, अभी ये ओपन स्पेसेस वाला तो हमने नहीं सोचा, लेकिन एक चीज़ मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि स्कूल्स को हम मार्केटों के साथ, बाज़ारों के साथ, जलसों के साथ, जुलूसों के साथ जो है ना कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर जब मैं अगर किसी दुकान में, किसी बाज़ार में जाता हूँ, किसी मार्केट में जाता हूँ, तो ये मेरे पास चॉइस है कि अगर मैं देखूँ कि वहाँ हालात ऐसे हैं कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो मैं नहीं जाऊँ, या मैं मास्क लगा लूँगा, सैनिटाइजर इस्तेमाल कर लूँगा, फासले पर रख लूँगा, कुछ कर सकता हूँ मैं। लेकिन जब स्कूल्स की बात करते हैं तो स्कूल्स में बच्चों का जाना लाजमी, उनके पास ये चॉइस नहीं है कि वो स्कूल के दरवाजे पे जाएं और वहाँ से वापस आ जाए कि नहीं यहाँ पे SOP इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये पॉसिबल नहीं है ना, उनकी तालीम मुतासर हो जाएगी। और अब जब छोटी क्लासों की बात करें, अगर बच्चों की उम्र 10 साल 11 साल है, उससे कम है, तो उन बच्चों को आप ये भी नहीं कह सकते कि वो SOPs पर खुद इम्प्लीमेंट करें, ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। जाहिर है कि जब मैं और आप नहीं करते तो उनसे हम तवक्को कैसे करें। इसलिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं
उनका किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। बच्चों पर अगर एसओपीज हमने नाफिज करनी है तो वो वालिदैन की मदद और ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। जब तक वो खुद इस बात का एहसास नहीं करेंगे कि बच्चों की सेहत के लिए एसओपीज बहुत ज़रूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, इदारे कुछ नहीं कर सकते हैं। लिहाजा पेरेंट्स ख्याल करें कि बच्चों को हमने एहतियात करवानी है, फिर उसके बाद स्कूल की मैनेजमेंट है, इंतजामिया है, फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, तो ये मिलजुल कर हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तालीम बहुत ज़रूरी है, दुनिया को कहीं रुकना नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम बच्चों की सेहत की जहाँ बात आएगी वहाँ मैं ये समझता हूँ कि अगर तालीम मुतासिर होती है तो हो जाए। हमें बच्चों की सेहत को मुतासिर करने के इक़दाम नहीं करने चाहिए, उनको बचाने के इक़दाम करने चाहिए। और लेकिन इसमें यह भी आप कहें कि आप अभी बात भी करेंगे बाकी सूबों से भी और फिर वफाकी वजीर से भी, एनसीओसी में भी आपका मौक़िफ़ आएगा, और हम चाहें कि यूनानिमस एक डिसीजन हो जाए जिस पे, ताकि इस तरह की कोई इलादगी हो, इस तरह की कुछ बात ना आए, ताकि चीज़ चलती रहे। मैं आपसे गुजारिश करूँ, देखें अभी तक ये शफ़क़त साहब को भी पता है, अभी तक हमारी जितनी मीटिंग्स तालीम के हवाले से हुई हैं उसमें कभी भी ना हमने कोशिश की है, ना कभी किसी और ने कोशिश की है कि उसके अंदर हम कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें या कोई सोलो फ्लाइट हम ले लें। कोशिश होती है कि इत्तफाक राय से फैसले हों, बड़ा फेयर होकर बड़ा ओपनली हम अपनी राय का इजहार करते हैं, फिर किसी फैसले पर पहुंचते हैं। अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि कोरोना के हालात में ये वेरी करता है, हर शहर की सूरत डिफरेंट हो सकती है, हर सूबे की डिफरेंट हो सकती है। अल्लाह करे कि सूबा सिंध समेत पूरे मुल्क में हालात अच्छे हों, लेकिन खुदा ना खास्ता सूबा सिंध में अगर सूरत हाल ठीक नहीं होती, किसी और जगह ठीक होती है, तो ना कोई मुझे फोर्स कर सकता है, ना सिंध हुकूमत को फोर्स कर सकता है कि हम वो करें जो वो कर रहे हैं, ना हम उनको फोर्स कर सकते हैं कि आप वो करो जो हम कर रहे हैं। तो कोशिश तो है कि इत्तफाक राय से फैसले हों, लेकिन ये सारा के सारा डिपेंड करता है कि हमारे सूबे में हालात कैसे होते हैं, हम उसके मुताबिक फैसले करेंगे, कोशिश करेंगे कि सबको एतमाद में लें, सबके साथ कंसल्ट करें, उसके बाद चीज़ें करें। जी, और उसमें बड़ा वो हमारी जो फेवरेट है ना 18वीं तरमीम, वो भी आ जाती है, सूबे भी काफ़ी इंडिपेंडेंट है, फैसले कर सकते हैं जी। और इसके जो मुखालिफ है जी जी, और फिर जो मुखालिफ हैं वो भी फिर इसके बीच में आ जाते हैं, वो भी फिर आपको पता ही है सारी सूरत हाल। लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कराची पैकेज, बड़ा फ़ैन फेयर अनाउंसमेंट, जब पानी आ गया था पूरे मुल्क की तवज्जो कराची की सड़कों पर, एक नाला हमें याद हो गया था। तो अब वो कराची पैकेज का हमने सुना है, वो कब से इम्प्लीमेंटेशन है, कराची वालों को कब से रिलीफ मिलेगा? अब तो बड़ी कमेटियाँ भी बन रही हैं, वज़ीर आला भी कैप्टन बन रहे हैं, तो रिजल्ट्स कब से आना शुरू होंगे? एक तो मैं बात करूँ आपसे, आप मीडिया की बहुत मेहरबानी है कि आप कराची पर, सूबा सिंध की हुकूमत पर बहुत नज़र रखते हैं और हमें बहुत अहमियत देते हैं, बहुत कवरेज देते हैं, हमारे जो इश्यूज़ हैं उसको बहुत अच्छी तरह हाईलाइट करते हैं। लेकिन मैं गिला ये है कि आप पूरे मुल्क के बाकी इलाकों को जो है ना बड़ी ज़्यादती करते हैं उनके साथ, और वहाँ जो लोगों के मसाइल हुए बारिशों में, सैलाब में, बल्कि इंटीरियर सिंध का भी खासकर रिपोर्ट नहीं हुआ। मैं करूँ उस पर आपने इतनी कवरेज नहीं दी। तो अगर ये कहना है कि पानी सिर्फ कराची में आ गया था तो ये गलत है। सूबा सिंध के कई अजला आज भी पानी में डूबे हुए हैं, बलूचिस्तान के कई डिविजन्स डूबे हुए। मैंने खुद चीफ मिनिस्टर को बेचारे को परेशान सुना है उनको मैंने। पंजाब के कई इलाके जो है मुतासिर हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे इलाके से मुतासिर हुए हैं, लेकिन जो अहमियत आपने कराची के लोगों को दी, शहरियों को दी, वो आपने बाकी लोगों को नहीं दी, आपने जाती। अच्छा, जहाँ तक पैकेज की बात है, देखिए वज़ीर आज़म साहब ने जो पैकेज अनाउंस किया उसमें सिंध हुकूमत के भी प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ फेडरल गवर्नमेंट के भी हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के जो मंसूबे हैं उसके लिए हमने वज़ीर आज़म की आमद से पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तफसील मीडिया से शेयर की, उन तमाम मंसूबों की लागत बताई, उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग बताई, वो किस स्टेज पर है ये बताया। तो वो सब मीडिया के पास तफसीलात मौजूद है और कुछ मंसूबे चल रहे हैं, कुछ शुरू होने हैं, कुछ आगे जाके शुरू होंगे। जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वो चूँकि अभी कंसीव हुए हैं, कुछ 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको काफ़ी लगता है कि टाइम लगेगा अभी ज़मीन पर आने में, तो वो भी कर रहे हैं। बाकी सर मिलकर जल्दी करें ताकि कराची वालों को हो, क्योंकि आज भी जो एफबीआर की रिपोर्ट आई है सबसे ज़्यादा टैक्स कराची ने दिया शहरों में भी, और जो एफबीआर की बात हो रही है, टैक्सेस की बात हो रही है, तो पार्लियामेंटेरियंस के भी टैक्सेस आज टैक्स रिटर्न्स आए हैं, पता चला है। असद उमर ने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया, वो कह रहे हैं कि जी बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के जो असासे हैं, जो उनके टैक्स रिटर्न्स हैं, और शहबाज शरीफ का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा मैंने ज़्यादा रिटर्न्स उनसे जमा करवाए हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि वो अपने असासे मुझसे ट्रांसफ़र कर लें क्योंकि मैं ज़्यादा टैक्स देता हूँ। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं अर्ज करूँ आपसे, एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, आसिफ जरदारी साहब हो, इनकी जो मेजर इनकम है वो एग्रीकल्चर से है, ज़राअत से है, और वो एफबीआर के पास जमा नहीं होता। वो हर साल अगर आप उठा के देखेंगे तो इनका इनकम टैक्स कम होता है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस साल भी जो 2018 का अनाउंस हुआ है, आसिफ अली जरदारी साहब का भी इनकम टैक्स जो है वो कम है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ज़्यादा है, सिमिलरली बिलावल साहब का ज़्यादा है।
जहां तक असासों की बात आप करते हैं ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के असासे नो डाउट हैं ज्यादा, लेकिन वो हैं जो उनको ट्रांसफर हुए फैमिली से, फैमिली फोर फादर से होते हुए आए हैं। भुट्टो साहब के पास आए, फिर शहीद बीबी के पास आए, फिर बिलावल साहब के पास आ गए। तो भाई एसेट्स अगर हैं तो उसके ऊपर तो आप टैक्स नहीं लगाएंगे ना, टैक्स तो इनकम के ऊपर लगता है, जिसकी आप बता रहे हैं, जो एफपीआर ने बताया है, तो वो कर रहे हैं। इसी तरह मेरा अपना भी जो है इनकम टैक्स है वो आपको कम लगेगा, लेकिन मैं भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देता हूँ, इनकम टैक्स से ज्यादा, तो मेरा भी वो अपनी जगह मौजूद है। तो सही ये गनी कई साहब, लोगों का इस तरह आपका होगा। कहाँ जरी ज़मीन है? आपने कहाँ ले ली? आप तो कराची से ताल्लुक, आप तो बड़ा जी मिडिल जी क्लास हम कर रहे हैं, आप ही ज़मींदार जी बन जी गए। जी। नहीं नहीं, मेरी जमीन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मेरी जमीन थोड़ी सी और मेरी खानदानी नहीं है। ये जो जमीन है ये मैंने खरीदी थी आज से कोई 15-20 साल पहले, 22 साल पहले, वालिद साहब की इंतकाल के बाद। तो उस वक्त बहुत कम रेट्स पे मिल गई थी वो जमीन, मेरे पास है और अनाउंस है। और उसके अलावा मेरे पास कुछ जमीन लीज पर भी है। क्योंकि आपके वालिद साहब का भी बड़ा वो था, ट्रेड यूनियन जी की जी जी। सरगर्मियाँ बड़ा वो कराची उनका। के, मैं भी जी कराची का हूँ, मेरे जी पास जी, उनकी कराची हाँ में जी कोई बड़ी जमीन नहीं। लेगेसी उनकी है और वही आप कैरी जी फॉरवर्ड जी करें। जी अच्छा, जो कौमी नोयत की जो चीज़ें हैं सर, जाते जाते मैं लास्ट सवाल, अब जो फैटिफ था ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी था, इस पर अपोजिशन की तरफ से इतना वो मुखालफत और करना, जो नेशनल कंसेंसस होना चाहिए इशूज़ पे, उनमें जिस तरह कोरोना है, इस पर सारे इफेक्ट होते हैं। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होता तो सारे होते, तो वाई अपोजिशन के इतना ज़्यादा उसके खाइफ थी और सारा के मंजूर नहीं होने देना, सेनेट से वो मुस्तरद हुआ, इसकी क्या वजह है? देखिए, मेरा ये ख्याल है, चूंकि मैं इस वक्त सेनेट में नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, तो मैं 100% तो सारी चीज़ों से आगाह नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, और मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस किस्म की लेजिस्लेशन की हामी रही है कि जो जी, दहशतगर्दी मनी लॉन्ड्रिंग और के, सारी चीज़ें। मैं ऐसा कहूँ, हम उसके खिलाफ रहे। लेकिन अगर उस लेजिस्लेशन की आड़ में हुकूमत कोई ऐसे सेक्शन उसके अंदर डालना चाहती हो जिसके पीछे में लग रहा हो कि बदयानती है, तो मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोकने की कोशिश करे। ये जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है, 100% ऑपोजिशन इसके खिलाफ नहीं थी। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि FATF की तरफ से पाबंदियां लग जाएं, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या सिर्फ FATF का मसला है, या उसकी आड़ में ऑपोजिशन के खिलाफ एक नई लेजिस्लेशन करके उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू करने का आगाज हो रहा है। चलिए, सईद गनी साहब, सवाल इस वजह से किया था क्योंकि आप ही बड़े मुतहरक सेनेटर थे और आपने भी सेनेट में टाइम गुजारा है और आपके कोलीग्स हैं सारे, इस हवाले से सवाल किया। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मेरे साथ मौजूद थे सईद वज़ीर तालीम सिंध के, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर सेनेट के फ्लोर पर जो थोड़ी सी लड़ाई हुई आज मुशाहिदुल्लाह साहब और अतीक शेख साहब के दरमियान, उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे MQM पाकिस्तान के सेनेटर अतीक शेख आफ्टर ब्रेक। हमारी गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ मौजूद है अभी सेनेटर अतीक शेख साहब, मियाँ अतीक शेख, उनसे गुफ्तगू करेंगे। MQM पाकिस्तान की तरफ से सेनेट के मेंबर भी हैं और पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, इलेक्ट ये हुए हैं सिंध से। इस पर बड़ी, जब ये सेनेटर बने थे तो काफ़ी एतराज़ात भी हुए थे, लेकिन ये बदस्तूर कायम भी हैं, अपना काम भी कर रहे हैं और MQM पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। बिज़नेस से भी इनका ताल्लुक़ है, कामयाब एक बिज़नेसमैन भी हैं, इकॉनमी की भी बात करेंगे। लेकिन आज जो सेनेटर साहब जो गुफ्तगू का महवर हैं वो मुशाहिदुल्लाह, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से सेनेटर हैं, उनके साथ इनकी तल्ख़ कलामी हुई सेनेट में, जिसकी वजह से आज मौजूद गुफ्तगू है। इन तमाम अमूर पर सेनेटर साहब से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मियाँ अतीक शेख साहब। सेनेटर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम भाई। टू बिगिन विद, अब जाहिर बात है मजबूरी है, आज ख़बरें जो आ रही हैं ज़्यादातर वो मुशाहिद साहब के साथ आपका जो झगड़ा हुआ। सर, सेनेट में आप दोनों मौजूद थे, कोलीग्स हैं, ये हुआ कैसे? क्या प्रोवोक क्या हुआ? किसी आपकी कोई बात थी जिससे हुआ या उनकी कोई बात आपको बुरी लगी? ये हुआ कैसे? पहली बात तो ये है भाई कि मैं मुशाहिदुल्लाह साहब को, वो मेरे बड़े भाइयों की जगह हैं, मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, स्कूल कॉलेज के वक्त से, बिकॉज हम दोनों कॉलेज रोड पे रहते रहे हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उनके छोटे भाई मेरे क्लास फेलो थे, हम इनको भाईजान भाईजान बचपन से कहते आ रहे हैं। मैं खुद ये समझने से कासिर हूँ कि आखिर क्या वजह है कि ये आज के मुशाहिदुल्लाह वो नहीं है, मतलब जो मैं क्या कहूँ, जो हम समझते हैं जिनको रीजन। अच्छा नहीं, लेकिन जी वो कहते हैं कि आपने आज उनको भाईजान नहीं कहा, आपने कुछ और कहा। मैंने कहा, क्या कहा जी? आज आपने भाईजान नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि जी मैं तकरीर कर रहा था तो आपने कोई कमेंट किया जिस पे वो सीख पाए हुए। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, मैं हमेशा मैंने आज भी उनको भाईजान कहा, मैंने हाथ जोड़ के उनको कहा, खुदा के लिए हमारी यहाँ सबकी इज्जत है, आप सबकी इज्जतों को उछालते हैं, मेरी तरफ इस तरह ना आए। दैट्स व्हाट माय वर्ड। आप देख सकते हैं, वर्बाटम ले लीजिए। ये 2 दिन पहले भी एक वाकया हुआ जब इन्होंने मुझे कहा कि जब बात जहां से शुरू हुई कि इन्होंने कहा
कि हुकूमत वक्त जो है उन्होंने अपने साथ एलाइज कैसे कैसे नमूने बिठाए हुए हैं और मेरी तरफ हाथ करके इन्होंने ये कहा। उस पर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा जी आप मुझे नमूना कह रहे हैं? तो उस पर इन्होंने कहा कि हाँ तुम नमूने हो, तुम बड़े नमूने हो। उस पर मैं फिर थोड़ा सा बात हुई। आज भी इन्होंने उसी तरह की बात की। आप सिर्फ एक चीज देखिए, हर शख्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। मैं भी इस हाउस में तकरीबन 6 साल पूरे होने वाले हूं और मुशाहिदुल्लाह साहब भी इस हाउस में भी हैं और पहले भी मुख्तलिफ जगहों पे रहे हैं। जरा इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। कभी तो ये मुख्तलिफ अशारों में, शेरों में, और कभी कभी ये मुख्तलिफ इस तरह की तंजिया बातें करके जो घटिया तरीन बातें हैं, और हर शख्स के साथ ये ऐसा करते रहे हैं। कभी किसी को किसी अल्फाज से बुलाते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं। आम दिनों में भी वहां खड़े होकर ये बहुत अजीब किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक दफा इन्हें पहले भी कहा था कि भाईजान देखिए मेरा आपका ताल्लुक और है, खुदा के लिए मैं इज्जतदार आदमी हूं, मैं इज्जत पर कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करता। दिस इज व्हाट द बॉटम लाइन इज। मैंने परसों की बात पर भी, मैंने आज की बात पर भी उनको यही समझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं ना जी कि हर बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, किसी बिल में सांप भी अंदर बैठा होता है जो डस लेता है। तो आज इन्होंने मेरे साथ जो किया, बिल्कुल मैंने उनको उन्हीं की जुबान में जवाब दिया। सर साहब अभी सुलह सफाई हो गई है या अभी मामला बाकी है कि आप तीसरी किस पीस की होगी? यानी पहले भी 2 दिन पहले हुआ तो ये आप लोगों ने रिप्रोचमा हो गया? मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं फिर कहूंगा अगर वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो मैं जरूर हाथ काटूंगा। ये तो मैं, और ये वही नहीं, कोई भी मेरे लिए, मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूं, मैं कोई बहुत पुराना या मैं कोई सियासतदान नहीं हूं, ना ही मैं बेइज्जती करता हूं, ना मैं बेइज्जती बर्दाश्त करता हूं। हाँ, अगर मेरी कोई बेइज्जती करेगा, और इस तरह के कुछ लोग हैं हमारे ईवानों में, और मैं नहीं समझता था कि सेनेट तो एक बहुत बड़ा फोरम है। मैं ये कहता हूं, मैं ओपनली चैलेंज देता हूं आपके प्रोग्राम के हवाले से कि जाइए जाके मेरे 6 साल का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। अगर मैंने पूरे पार्लियामेंट में किसी से ऊंची आवाज में भी कभी बात की है, मैं कसूरवार हूं। और उनका भी देख लीजिए, वो हर शख्स की, इवन चेयरमैन की भी, पुराने चेयरमैन की भी वो बेइज्जती करते थे और करते रहे हैं। अच्छा, शायद वो अगर मियां अतीक साहब, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज आप भी सेनेटर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मुशाहिदुल्लाह साहब भी अवामी नुमाइंदे हैं। जब अवामी नुमाइंदों की इस तरह की चीज़ होती है और पब्लिक के सामने होती है तो फिर इम्प्रेशन ख़राब होता है सियासतदानों का। आपकी ही पार्टी के बैरिस्टर सैफ हैं, उन्होंने कहा कि जी ऐवान की बेइज्जती हुई है, किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, किसी की ज़ुबान कंट्रोल नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये तो फिर अच्छी नहीं है। सर देखिए, बात मैं फिर कहूँगा, उनकी जबान कंट्रोल नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, फाइन, एग्रीड, यही उन्होंने कहा, मैं मानता हूं। लेकिन जरा ये देखिए, क्या जबान दराजी मैंने की? क्या मैंने पहल की? जो अच्छा, फिर एक और मुझे डिसएडवांटेज क्या था? मुझे डिसएडवांटेज ये था, माइक उनके पास था, वो बार बार एक बार कह रहे तुम मुझे गालियां दे रहे हो। अरे मैंने कहा भाईजान, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मैंने आपको कोई गाली नहीं दी, लेकिन हाँ, अगर आप मुझे आप नमूना कहेंगे तो मैं आपको कमीना कहूंगा। ये तो बराबरी है। अच्छा, आप मुझे नमूना नहीं कहते, आपको कमीना नहीं कहता। और ये सेनेट से भी हज़फ हुआ है तो हम भी चाहेंगे कि इसको भी हम लोग हज़फ कर दें, क्योंकि बातें अच्छी नहीं है ना, ज़माने में पनपने की बातें नहीं है ना सर। इंटरनेशनल अब हमारी जगह साई होती है, तो अगर कोई ऐसी बात हो तो बंदा थोड़ा सा जब्त कर ले, बाहर कर ले। अच्छा, और इसके बाद आप लोगों ने बाहर भी एक दूसरे को कहा है कि जी बाहर मिल लें, तो ये भी बात तो सर नहीं है। फिर धमकियाँ बहुत ज़्यादा थी जो मेरे पास लिखी हुई हैं, तो मैं पढ़ना भी नहीं चाहता वो। नहीं, बारिश सुनिएगा, मैंने चेयरमैन साहब को कहा कि देखिए अभी भी ये बच्चों की तरह ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जी हाँ, I know my position भाई, I know my political position है। आज जो है वो लाखों लोग पाकिस्तान में मेरे सोशल मीडिया पर मेरे साथ हैं, वो मुझे फॉलो करते हैं, वो मुझे देखते हैं। मैं कतई तौर पर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहूंगा जिससे मेरा इंप्रेशन खराब हो, लेकिन मुझे अपनी इज्जत भी बचानी है। और जो शख्स अगेन मेरी तरफ उंगली उठाएगा तो मैं उस उंगली को जरूर काट दूंगा। अच्छा, और इसी पे फिर MQM की बात आ जाती है, क्योंकि आप MQM के सेनेटर हैं। तो मुशाहिद साहब ने अपने 20 साल, आपने तो पिंडी का हवाला दिया ना, कॉलेज रोड का, उन्होंने कराची का हवाला दिया कि 20 साल में रहा हूँ, मुझ पे कातलाना हमले हुए। कहते हैं आप लोग भत्ता मांगते हैं, वही पुराना माइंड सेट है MQM का। तो उन्होंने MQM को भी लपेड़े में लिया। आप 2012 में आपने MQM ज्वाइन किया, 2015 में आप सेनेटर बने। उस वक्त जो कायद थे उन्होंने आपको दिया, तो उन्होंने उसके भी हवाले दिया आपको। मैंने 1979 से मैं कराची रेगुलर जा रहा हूं और कारोबार कर रहा हूं। 1979 से 77-78 में जाना शुरू किया था। 40-42 साल से मैं कराची में कारोबार कर रहा हूं।
आज भी मेरा कारोबार वहां पर है। लकड़ी मंडी में जाकर हमारे ये जो अपना ओल्ड हाजी कैंप पर टिम्बर मार्केट में किसी से भी पूछिए, एवरीबडी नोज मी। सो सर, पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है। मेरा घर भी है कराची में, मैं रहता भी रहा हूं कराची में, आज भी रहता हूं। मकसद ये, यस, पंजाब में भी मेरा है, जितना मैं पिंडी से आज अटैच्ड हूं उससे ज्यादा मैं लाहौर में मेरी फैक्ट्रियां हैं, मुल्तान में मेरी फैक्ट्री है, मीरपुर में मेरी फैक्ट्री है, कराची में मेरा काम है। अच्छा, उन्होंने जो कहा एमक्यूएम का, वो जरा सुन लीजिएगा। मुझे लेट मी क्लियर, देखिए ये अपना अपना सबका हक है कि कोई शख्स किसी पार्टी के बारे में कोई बात करे, पार्टी लीडर के बारे में करे, मैं कतई तौर पर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। उन्होंने डायरेक्टली मुझे कहा कि तू कातिल है, ये लफ्ज थे, 260 लोगों का तू कातिल है। अब देखिए, क्या ये मुनासिब बात है? अरे बाबा जाओ देखो, जिस केस की आप बात कर रहे हो मेरा नाम तो उसमें नहीं है, मैं तो वहां था भी नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ना पहले ना बाद में। अच्छा, उससे पहले जब वो 20 साल अपने गिनवाते हैं, उस पीरियड में तो मैं कारोबार कर रहा था, मैं तो सियासत में भी नहीं था। मकसद ये है, मैंने कहा आज चेयरमैन को, ये प्लीज मत काटिएगा कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जरा उनका मुआयना करवाइए, तिब्बी मुआयना, कि दिमागी तौर पर वो ठीक हैं भी या नहीं है, क्योंकि जिस्मानी तौर पर तो वो नजर आते हैं लेकिन दिमागी तौर पर भी ठीक नहीं नजर आते हैं। तो मैंने चेयरमैन को इन राइटिंग भी कहा है कि इन जैसे लोगों को, जिनको ना अपनी इज्जत का ख्याल हो ना दूसरों की इज्जत का ख्याल हो, कतई तौर पर इतने बड़े सेनेटर साहब, अब ये देखें, आप अभी भी, यानी आपका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ, यानी सुलह की कोई गुंजाइश नहीं, अभी भी आप, यू आर वेरी स्ट्रिक्ट, अभी भी जो आप बात कर रहे हैं। तो अगर वो मुझे ना छेड़े, मेरी जात के ऊपर कोई ऐसा इल्जाम ना लगाएं जो काम मैंने नहीं किया। देखिए, एक काम मैंने किया हो, मुझे गिरबान से पकड़े, कोई बात नहीं है, मुझे सजा दे, मेरे कोर्ट में चले जाए, इलेक्शन कमीशन में चले जाए, चेयरमैन के पास चले जाए, कमेटियों में चले जाए, लेकिन जो काम जिससे मेरा ताल्लुक ही नहीं है उसमें मुझे ड्रैग कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि खबर बनवाएं, ये काम एटलीस्ट मियां अतीक किसी को नहीं करने देगा। अच्छा सेनेटर साहब, अब आप जिस तरह आपने बताया 2015 से आप सेनेट में हैं, 5 साल हो गए, 6 साल का टेन्योर है, 5.5 साल, यानी अब तो ख़त्म होने वाला टेन्योर है। कल जो हुआ है कि एक बिल था, सेनेट से नामंजूर हुआ, वहाँ पे अपोजिशन की मेजॉरिटी है, नंबर्स अपोजिशन के पास भी थे। जब जॉइंट सिटिंग हुई तो आपके कुलीग्स किधर गायब हो गए? ये क्या कोई अंडरस्टैंडिंग थी, कोई बातचीत थी? क्योंकि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी गवर्नमेंट की, फिर प्राइम मिनिस्टर की भी, जो विक्ट्री स्पीच उन्होंने दी बाकायदा, कि उनको पता था कि हम ये सारे कानून मंजूर करवा लेंगे, वक्ती शिकस्त हुई सेनेट से। व्हाट हैपेंड, हुआ क्या? नहीं, देखिए, ये आप मेरे ख्याल में, वी आर द गवर्नमेंट अलाइज, हम तो नहीं भागे, हम तो वहीं बैठे थे, हम तो हर जो काउंटिंग हुई उसमें खड़े भी हुए और बैठे। देखिए, नंबर्स अपोजिशन के पास से ना, अपोजिशन मुखालफत कर सकती थी, कुछ नहीं किया उन्होंने। ऑपोजिशन, आप ये मानेंगे कि आज की ऑपोजिशन में दरारें हैं, आज की ऑपोजिशन में मुख्तलिफ पॉकेट ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो मुख्तलिफ किस्म के मुफाद हासिल करना चाहते हैं। और यहाँ मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बात करूंगा कि वो एक ही बात पर खड़े हैं, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा और किसी को बचने नहीं दूंगा, चाहे कोई बाहर हो या पाकिस्तान में हो। दिस इज व्हाट इट इज। और आपके सामने आ गया, 36-37 लोग ऑपोजिशन के मौजूद थे ही नहीं। अगर वो मौजूद होते तो कतई तौर पर ऐसा ना होता। और आप आगे भी देख लीजिए कि दोनों लीडर साहिबान में, शहबाज शरीफ में भी और बिलावल साहब में भी आपस में हार्ड टॉक भी इस बात पर हुई। तो ये तो बड़ा वाज़ेह है कि वो एक अपने तौर पर कह लीजिए, लेकिन उसमें मैं एक चीज जरूर समझता हूँ, ऑपोजिशन ने इस बात को उतना सीरियस नहीं लिया जितना उनको लेना चाहिए। अच्छा देखिए, एक तो मुल्क के मुफाद की चीज़ें भी होती है ना सेनेटर साहब, FATF है, अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो किसी के भी हक में ये चीज़ नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑपोजिशन की तो बात नहीं होती। लेकिन इस पर बहस हो, कोई चीज़ें हो, पार्लियामेंटेरियन से बड़ी एक्सपेक्टेशन है। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, जहाँ पे अपोजिशन भी अपना करे, गवर्नमेंट भी करे, बातचीत हो और एक कोई हल निकले और बेहतर चीज़ हल निकले। लेकिन यहाँ पर होता है कि जो कोट किया जाता है संजरानी मॉडल, कि जिस तरह सादिक संजरानी आपके जो चेयरमैन सेनेट है वो आ गए, उस वक्त भी अपोजिशन की मेजॉरिटी थी, हाउस कंट्रोल अपोजिशन कर रही थी, जीतते संजरानी साहब हैं, सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये क्या है? मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप उनके बीच में बैठते हैं कि ज़मीर जागता है या क्या होता क्या है? नहीं, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं जी, दो मुख्तलिफ बातें। तो संजरानी साहब के मामले को आप अलग रखिए। ये जो कल का FATF का बिल है, इसमें देखिए, पहली तो मैं आपसे बात वाज़ेह करूँ कि ये तमाम कमेटियों में
दोनों हाउसेस की ये डिस्कस हुआ, इवन ऑन द फ्लोर भी इस पर डिस्कशन हुई। यस, कुछ हमारे साथियों को, मेंबरान को, चाहे वो अपोजिशन में से थे, उनको एतराजात थे, इसलिए सेनेटर मुश्ताक ने अमेंडमेंट्स भी दी। अब आते हैं आगे। देखिए सर, बात ये है कि ये कुछ लोग अपोजिशन में भी ऐसे हैं जो अभी आपने बात की, कौन है पूरी मुल्क में ज़ी शऊर इंसान जो इस बात से इनकार करेगा कि एफएटीएफ का बिल पूरी कौम की जरूरत है, इस वक्त की जरूरत है, इमरान खान की जाती जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब ने जितना बड़ा स्टेप उठाया है, इसलिए पीटीआई को सामने रखा जा रहा है और पीटीआई को मुर्ज़े इल्जाम ठहराया जा रहा है। हकीकत में ये कौम की जरूरत है, ये वक्त की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं सर, बट यू रिस्पेक्ट, क्या इस पे बातचीत नहीं होनी चाहिए? अपोजिशन ने पूरा फैटअप पे तो नहीं उन्होंने किया, उनको कुछ शिकों पे एतराज था, जो सर्विलेंस पावर्स थी उस पर बात कर रहे थे, लेकिन इस तरह के बिलों को बुलडोज करना कि अपोजिशन वॉकआउट कर गई, आपने साथ के साथ 8 बिल हुए, एक में हुआ अनबन हुई, वॉकआउट हुआ, 7 बिल मंजूर हो गए, तो इस पे भी देखना चाहिए उनकी कोई जायज, अगर उनका कोई एतराज था उसको डिस्कस किया जाए। देखिए, हर काम का एक फोरम होता है, एक वक्त होता है। ये वक्त उस वक्त में डिस्कशन का या ये शो ऑफ करने का नहीं था जो अपोजिशन ने कल किया। इससे पहले कमेटियों में उनको जाना चाहिए था। एक शख्स ने अमेंडमेंट दी ना, या 2 ने अमेंडमेंट दी, 100 अमेंडमेंट्स आती ना जी, हर बिल पर अमेंडमेंट आती। मैं भी देता हूं, जब मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, अपने विजन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपने लोगों की जरूरत के मुताबिक, आवाम की जो बेसिक आम लोगों की जो तकलीफ है उसको सामने रखते हुए, चूंकि मैं भी आम लोगों में से हूं, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैंने ग्रो किया है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लाइन, तो इसलिए वहां पर आने का मकसद ये कि वो टाइम होता है जब कमेटीज में डिस्कशन हो रही है, जब आपका वक्त है कि आप लाकर अमेंडमेंट दे सकते हैं, उस वक्त तो आप काम नहीं करते हैं, उस वक्त तो आपकी प्रायोरिटी में चीज शामिल नहीं होती है और बाद में आप बैठ जाते हैं, विच इज नॉट फेयर एट ऑल। अच्छा, लेकिन ओवरऑल एक जो है ना, पार्लियामेंटेरियन से बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, क्योंकि आपको हाईएस्ट पेडेस्टल पे हम रखते हैं। आज भी एक और ख़बर भी जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो टैक्स रिटर्न्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस के आए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी एक दफ़ा फिर नंबर 1 24 करोड़ से ज़ायद का उन्होंने टैक्स जमा किया, लेकिन कई जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है, सारी बात MNAs भी हैं, उनका ज़ीरो भी टैक्स रिटर्न्स में आ रहा है, वज़रा भी हैं। अब आपको, कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप सबको सैलरी मिलती है और उस पर टैक्स कटता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई सेनेटर या मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हो, उसका टैक्स तो कटता ही कटता है, तो ये ज़ीरो समझ में नहीं आता, ये क्या हो रहा है? और पार्लियामेंटेरियन का जो टैक्स रिटर्न, लोगों का बड़ा इंटरेस्ट भी है इस पर। मैं भाई यहाँ से शुरू करूंगा। जो टॉप टैक्स पेयर्स हैं, 2 लोग, एक खाकान अब्बासी और दूसरा हमारे बैरिस्टर फरोग नसीम भाई, ठीक है। उसकी रीजन मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं हूं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ 1982 से बैठ रहा हूं और 1982 से मैं अपनी टैक्स रिटर्न दे रहा हूं और खुद बनवाता हूं टैक्स उस दिन से। सो आई नो व्हाट एक्चुअली द थिंग्स आर। अब अगर इन 2 बड़े टैक्स पेयर्स की बात कीजिए तो इनकी कोई सैलरी का ये टैक्स नहीं है, इनकी जो अदर इनकम्स हैं, एक की सर्विसेज में है और दूसरी प्रोजेक्ट्स में, इंडस्ट्रीज में है। जो प्रोजेक्ट, जो इंडस्ट्रीज जिनमें इनके शेयर हैं, जितना इनको प्रॉफिट आता है, जो इनकी एनुअल इनकम बनती है, उसके मुताबिक इनके टैक्स पे किया जाता है। अब बात ये आती है कि कुछ लोग हमारे अच्छे शरीफ लोग हैं, सादे लोग हैं, मैं ये कहूँगा, जो मेंबर्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम पार्लियामेंटेरियंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम, वो डिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ इनकम आप कह लीजिए, सिवाय उनके सैलरी और कुछ नहीं है। वो ये समझते हैं कि जब हमने टैक्स दिया ही नहीं, कैश डिपॉजिट कराया ही नहीं, तो हम कहां से उसको शो करेंगे, इसलिए वो जीरो कर देते हैं। और दूसरा, उनके साथ जो उनके PS हैं, PA हैं, वो ही उनकी रिटर्न भरकर चला देते हैं। एक्चुअली कोई प्रोफेशनल आदमी अगर हो तो कतई भी ये मुमकिन नहीं है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, स्पेशली जिसको कहीं से भी कोई पैसे आते हैं, जो ऑफिशियल इनकम है, उसमें से टैक्स डिडक्ट भी हो जाता है और या फिर आपको टैक्स देना भी पड़ता है। अच्छा सेनेटर साहब, तो इनकी सादगी पे तो ना, इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, अगर टैक्स कट रहे हैं तो कम से कम करें तो सही है, तो क्या कर रहे हैं, अपनी बदनामी का बायस बन रहे हैं, हर जगह लोग कोट करेंगे, तो ये भी एक जी। मैं एक चीज यहाँ ऐड करूंगा भाई, ये जो अभी फिगर्स FBR ने कोट किए हैं, ये 2018 के जो जून एंडिंग है उसके फिगर्स हैं। 2019 के जून एंडिंग के फिगर अब हमारी रिटर्न 2020 के जो हैं
वो अभी फिगर जानी है जून वाली, जो 19-20 की होगी। ये 18 और 19 की है। जो 2000 जून एंडिंग 2019 के जो टोटल फिगर्स हैं उनको कंपाइल करके उसके मुताबिक ये जो टैक्स रिटर्नें हैं, ये चूंकि अब टैक्स रिटर्नें सारी जो हैं ये फाइनलाइज हो गई हैं, इनके ऊपर डिसीजंस हो गए हैं, तो उन्होंने लाकर उनको दिखा दिया है कि जी यहाँ ये चीज है, तो उसमें क्रेडेंशियल्स में आ रहे हैं। अदरवाइज जो 30 जून 2000 1 जुलाई